हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी MIC ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर बीएड परीक्षा 2023 के अंतर्गत विषय है समसामयिक भारत और शिक्षा। सेमेस्टर फर्स्ट है, पेपर 4 है, पेपर कोड 104 है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के मैं आया हूं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय शिक्षा का आरंभ कब से हुआ है। तो ऑप्शन ए सही है, 4000 से 5000 वर्ष पूर्व भारतीय शिक्षा का आरंभ हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा कि वैदिक काल में जीवन को किन दो प्रकार की विद्या में विभक्त किया गया। तो ऑप्शन ए है परा और अपरा, यानी ए और बी दोनों सही है। प्रश्न नंबर तीसरे के तरफ चलते हैं कि तक्षशिला किसके नाम पर बसाया गया था। तो गंधार नरेश के नाम पर यह तक्षशिला बसाया गया था। गंधार नरेश शकुनी का नाम सुने होंगे आप लोग। वैदिक कालीन मुख्य शिक्षा का केंद्र थे, यानी वैदिक काल में मुख्य शिक्षा का केंद्र थे। तो आप जान सकते हैं कि एक तक्षशिला में भी था, मिथिला में भी कैकेयी, प्रयाग, काशी यानी उपरोक्त सभी, यानी ये आपका ऑप्शन डी सही है। यानी सभी वैदिक काल में मुख्य शिक्षा का केंद्र थे, यानी शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट देखते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था, संस्कृत में पढ़ाई लिखाई की जाती थी, तो संस्कृत था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि 4 वेदों में सबसे पुराना वेद क्या है। तो ऋग वेद है। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद क्या है, ऋग वेद है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 7वें नंबर पे चलते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। यानी प्रमुख केंद्र क्या था, सब तो थे ही, जिसमें तक्षशिला सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, सबसे प्रमुख केंद्र था तक्षशिला में, यानी वहाँ पे शिक्षा दिया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य था आध्यात्मिक उन्नति था, आध्यात्मिक उन्नति था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं 9वें नंबर की तरफ। वैदिक काल में गुरुकुल में जो क्षत्रिय बच्चे थे उनका प्रवेश किसानों पर होता था, यानी कितने वर्षों पर होता था। वैदिक काल में गुरुकुल में जो क्षत्रिय बच्चों का जो प्रवेश है वो कितने वर्षों पर होता था। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, कितने वर्षों पर होता था। तो 10 वर्ष के जब हो जाते थे तो उनका प्रवेश ले लिया जाता था एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा प्रदान की जाती है। बौद्धकालीन शिक्षा प्रदान की जाती है, तो ऑप्शन डी सही है, मठों में। बौद्धकालीन शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है, मठों में। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था निर्वाण प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना मुख्य शिक्षा का उनका उद्देश्य था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भिक्षु शिक्षा सामान्यतः कितने वर्ष की थी, यानी भिक्षु शिक्षा सामान्यतः कितने वर्ष की थी। तो 8 वर्ष की थी, 8 वर्ष की थी। नेक्स्ट देखते हैं कि बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो तक्षशिला। बौद्ध काल में भी चिकित्सा विज्ञान का जो मुख्य केंद्र था वो क्या था, तक्षशिला था। नेक्स्ट देखते हैं कि मठों में प्रवेश की अनुमति मिल जाने पर शिक्षार्थी का संस्कार होता था। तो प्रवज्या, यानी उसका संस्कार को कहते थे प्रवज्या बोलते हैं। मठों में प्रवेश की अनुमति मिल जाने पर शिक्षार्थी का संस्कार होता था, तो प्रवज्या। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 15 पे बौद्ध काल में विद्यार्थी धार्मिक पाठ्यक्रम से किसका अध्ययन नहीं करते थे। तो विनय पत्रिका का अध्ययन नहीं करते थे, बाकी धम्म, त्रिपिटक और सूत्र का अध्ययन करते थे। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में होती थी। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्थाएं किन संस्थाओं में होती थी। तो जो मकतबों में होती थी,
यहाँ पे मकतब होता, मकतबों में होती थी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर कि मकतबा में शिक्षा का माध्यम क्या था। तो मकतबा में शिक्षा का माध्यम था फारसी, यानी फारसी था। मकतबा में शिक्षा का माध्यम क्या था? फारसी। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में बिस्मिल्लाह खानी रस्म किस आयु पर होती थी? तो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पे हो जाने पे बिस्मिल्लाह खानी रस्म होती थी। प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं हम। मैकाले गवर्नर जनरल के कानूनी सलाहकार के रूप में भारत में कब आया? तो 1834 में। कब आया? 1834 में आया। प्रश्न नंबर हम 20वें पे चलते हैं कि मैकाले ने अपने विवरण पत्र में किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की संस्तुति की थी? तो स्वाभाविक है जब अंग्रेजी लोग होंगे तो अंग्रेजी शिक्षा पे बल देंगे। और अभी 70 क्वेश्चन का संग्रह मैं आपके पास लेकर के आया हूं। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर्स करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। मैकाले की रिपोर्ट स्वीकार की। मैकाले की रिपोर्ट स्वीकार की तो ऑप्शन सी है। लॉर्ड विलियम जो है बेंटिंग ने मैकाले की रिपोर्ट को स्वीकार किया था। प्रश्न नंबर 22वें पे चलते हैं। शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। तो जन शिक्षा हेतु किसके शिक्षा छनाई का सिद्धांत जन शिक्षा हेतु लागू किया गया था। नेक्स्ट 23वें नंबर पर चलते हैं। शिक्षा नीति 1954 में किसने तैयार किया था? शिक्षा नीति 1954 में किसने तैयार किया था? तो चार्ल्स जो वुड थे वो शिक्षा नीति को 1954 में तैयार किए थे। प्रश्न नंबर 24 वुड के घोषणा पत्र में किसका सिद्धांत अपनाया गया? वुड के घोषणा पत्र में किसका सिद्धांत अपनाया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी है जन शिक्षा सिद्धांत को अपनाया गया। प्रश्न नंबर 25 है। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो 19 जुलाई 1954 को चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था। 26 नंबर पर चलते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा संवर्धन समिति का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय शिक्षा संवर्धन समिति का गठन हुआ था 1906 में हुआ था। 1906 में हुआ था। कोलकाता के राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य नियुक्त हुए। कोलकाता के राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य नियुक्त हुए तो रविंद्र घोष हुए थे। कौन हुए थे? रविंद्र घोष हुए थे। तो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 29 का चलते हैं। प्रथम किस सन में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन ए सही है। 1985 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं और सब्सक्राइब करें जिससे मुझे अच्छा लगेगा। राष्ट्रीय चेतना के विकास में निम्न में किसका योगदान नगण्य था? राष्ट्रीय चेतना के विकास में किसका योगदान नगण्य था? तो ऑप्शन ए सही है। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का जो योगदान था वो नगण्य था। प्रश्न नंबर 31 पे चलते हैं। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य किया था। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, अनिवार्य किया था। तो ऑप्शन ए सही है। 1906 में। कब किया था? तो 1906 में किया था। नेक्स्ट 32वें पे चलते हैं कि गोखले ने केंद्रीय धारा सभा 1 में प्रस्ताव रखा था। कब? तो 1910 में गोखले ने केंद्रीय धारा सभा में एक प्रस्ताव रखा था। प्रश्न नंबर हम 33 पे चलते हैं 33 पे। गोखले ने 16 मार्च 1911 को केंद्रीय धारा में प्रस्तुत किया था। तो क्या किया था? एक विधेयक प्रस्तुत किया था। कब? 16 मार्च 1911 को केंद्रीय धारा में एक विधेयक प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट 34वें नंबर पे चलते हैं। 34 नंबर पे चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में युग प्रवर्तक के रूप में नाम लिया जाता है। किसका नाम लिया जाता है? तो ऑप्शन डी सही है। महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में युग परिवर्तन के रूप में।
35 पे चलते हैं। राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति की थी, तो 1948 में राष्ट्रीय राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति की थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, तो 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे, यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 38 पे चलते हैं। विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन कब तैयार किया गया? विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन कब तैयार किया गया था? तो ऑप्शन सी सही है, 1963 में तैयार किया गया था। 39 पे चलते हैं। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने इस ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया था। प्रश्न नंबर 40 पे चलते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन ए सही है, लक्ष्मण स्वामी जो मुदालियर थे, वो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। 41 पे चलते हैं। मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो 41 का है ऑप्शन बी सही है, 7 वर्गों में विभाजित किया था। मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को 7 वर्गों में विभाजित किया था। नेक्स्ट चलते हैं कि ताराचंद समिति का गठन किया गया था। ताराचंद समिति का गठन किया गया था, तो ऑप्शन बी सही है, माध्यमिक शिक्षा के लिए तारा समिति का गठन किया गया था। 43 पे चलते हैं। आयोग ने विदेशी शिक्षा विशेषज्ञों की संख्या थी, आयोग में विदेशी शिक्षा विशेषज्ञों की संख्या थी, तो ये 5 थी विदेशी शिक्षा, यानी 5 थे, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये थे, ऑप्शन डी सही है, दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी कौन से सही है? दौलत सिंह कोठारी ये थे, कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट चलते हैं कि मुदालियर आयोग की रिपोर्ट कितने अध्यायों में प्रस्तुत की गई थी? तो 15 अध्यायों में मुदालियर आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज विभाजित है, तो कितने भागों में विभाजित है? तो 12, यानी 12 दस्तावेज में विभाजित है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर, शिक्षा में जवाबदेही की संकल्पना सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई। जवाबदेही की संकल्पना सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। प्रश्न नंबर चलते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित की गई? तो आइए, ऑप्शन सी सही है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित की गई? तो ऑप्शन सी है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालय में सुधार हेतु बनाई गई थी? तो प्राथमिक, ये किसमें? प्राथमिक के लिए बनाई गई थी, न कि उच्च प्राथमिक के लिए बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 50 पे चलते हैं। गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना के लिए वो निर्देश दिया था। प्रश्न नंबर 51 पे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रस्तावित समिति का क्या नाम था? तो यह है कस्तूरी रंगन समिति। कस्तूरी रंगन समिति सही ऑप्शन है। 52 पे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विषयों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए सही है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं।
कि डेलर्स आयोग की नियुक्ति किस सन में की थी? तो 1933 में डेलर्स आयोग की नियुक्ति 1933 में की गई थी। प्रश्न नंबर 57 पे चलते हैं। डॉक्टर कर्ण सिंह किस अंतर्राष्ट्रीय आयोग के सदस्य थे? यहाँ पे आयोग होना चाहिए। आयोग के सदस्य थे तो डेलर्स आयोग के सदस्य थे। हम कह सकते हैं डॉक्टर कर्ण सिंह किस अंतर्राष्ट्रीय आयोग के सदस्य थे? तो डेलर्स आयोग के सदस्य थे। प्रश्न नंबर 58 पे चलते हैं। 58 पे चलते हैं। डेलर्स आयोग की रिपोर्ट किस नाम से प्रकाशित हुई? डेलर्स आयोग की जो रिपोर्ट थी वो किस नाम से प्रकाशित हुई? तो ऑप्शन ए सही है, सीखना आंतरिक खजाना। सीखना आंतरिक खजाना, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं 59 पे कि औपचारिक शिक्षा के साथ साथ कार्यानुभव पर और समाज सेवा कार्यों की व्यवस्था किस आयोग में की गई? तो ऑप्शन बी सही है, डेलर्स आयोग में की गई। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 60 पे। यूनेस्को की 1972 रिपोर्ट में किस विषय पर चिंता व्यक्त की गई थी? तो ऑप्शन बी सही है, भविष्य के शिक्षा पे चिंता व्यक्त की गई थी 1972 के रिपोर्ट में। प्रश्न नंबर 61 में चलते हैं। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की अध्यक्ष थी। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की अध्यक्ष थी। तो ऑप्शन बी सही है, दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट चलते हैं कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का मुख्य कार्य है। तो मुख्य कार्य विद्यालय स्तर पर समस्याओं का समाधान देना, बालक बालिकाओं हेतु समस्याओं को दूर करने के लिए, अपव्यय व अवरोधन समस्याओं का समाधान के लिए। ऑप्शन डी सही है, यानी उपयुक्त सभी सही है। प्रश्न नंबर 63 पे चलते हैं। स्त्री शिक्षा हेतु सुझाव दिया गया। स्त्री शिक्षा हेतु सुझाव दिया तो हंसा मेहता समिति 1962 ने स्त्री शिक्षा हेतु सुझाव दिया। नेक्स्ट चलते हैं कि हंसा मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन बी सही है, 1962 में हंसा मेहता समिति का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 65। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद NCWE का गठन कब किया गया? तो 1959 में किया गया था। कब किया गया था? 1959 में किया गया था। शिक्षा को राज्य का विषय बनाकर संविधान निर्माताओं ने भूल की है, कथन है। तो AC छागल जो है, इनका कथन है कि शिक्षा को राज्य का विषय बनाकर संविधान निर्माताओं ने एक बड़ी भूल की है। 76। अज्ञानता ही समस्त दुखों का कारण है। अज्ञानता ही समस्त दुखों का कारण है, किसने कहा था? तो अरविंद जी ने कहा था। अरविंद जी ने कहा था। नेक्स्ट, वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक का नाम है। वनस्थली, तो हरिलाल शास्त्री वनस्थली संस्थापक हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना हुई थी तो 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुई थी। नेक्स्ट, हीरालाल शास्त्री ने वनस्थली में एक बालिका विद्यालय की स्थापना कब की थी? तो 1935 में की थी। 1935 में। तो आज के लिए इतना ही, और मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे कि मैं और रुचि के साथ आपके साथ काम कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।